जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक टॉपिक हमने पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड ना एक छोटा सा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। आपने पढ़ा है कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी जब लाइट किसी मटेरियल चीज़ से टकराती है तो वो तीन तरीके से टकरा सकती है, यानी उसके इंटरेक्शन तीन तरह से होता है। नंबर वन, पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद रेडिएशन है। लाइट जब किसी मैटर से मटेरियल से टकराएगी तो पहला जो इफेक्ट बनेगा उस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में इसको बेसिक जो है ना वो सीख चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि आइंस्टाइन ने ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर। कैसे? आइंस्टाइन ये कहता है कि जब आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फेंकते हो ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, मैंने आपको समझाया था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर एटम में, हर मेटल में एटम्स होते हैं और एटम्स में न्यूक्लियस जो होता है ना उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होता है। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से अपनी तरफ खींच रहा है, कम से कम उतनी एनर्जी बाहर से दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक कि जब आप किसी भी मेटल सरफेस पर एक लाइट का फोटोन फेंकते हो ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, ये लाइट का मैंने एक फोटोन फेंका, फर्ज करें कि इस फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को किस एनर्जी से खींचा है, लेट सपोज इसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि ज़रा चीज़ें आसान हो जाए। फिर से देखो, मेटल के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, एक चीज़। अब ये न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी से खींचा है, फ़र्ज़ करो कि वो एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर मेरे फोटोन की एनर्जी हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा? तो आंसर है ये फोटोन दो काम करेगा। इसने सबसे पहले अपनी 10 एनर्जी में से 6 एनर्जी तो यूटिलाइज करनी है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए। फोटोन के पास टोटल एनर्जी 10 है, उस 10 में से 6 की एनर्जी इस्तेमाल होगी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर निकलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल सरफेस से एस्केप करता है, बस ये देखो ना, ये मार्कर है। ये मार्कर दो तरीके हैं, इसे मैं अपने हाथ से नीचे गिरूँ। पहला तरीका ये है कि मैं इसे सिर्फ इतनी सी एनर्जी दूँ कि ये मार्कर रेंगता हुआ सिर्फ मेरे हाथ से ही नीचे आए, आगे ना जाए। मैंने इसको एनर्जी बड़ी माइनर सी, मिनिमम सी एनर्जी दी जिससे ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरे हाथ से रेंगता हुआ नीचे तक आया। दूसरा सीन ये होता है कि मैं इसे इतनी ज़्यादा एनर्जी दूं कि ये मार्कर मेरे हाथ से बाहर भी जाए, मेरे हाथ से निकले भी और आगे किसी काइनेटिक एनर्जी से भी जाए। ये दो काम होते हैं। सेम इसी तरह से आइंस्टाइन ये कहता है कि फोटोन की एनर्जी दो काम करती है। फोटोन आएगा पीछे से, वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, किक मारेगा। इस किक से दो काम होंगे। नंबर वन, एक तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेगा, एक चीज़। दूसरा, जो एनर्जी बच जाएगी ना, जो सरप्लस एनर्जी होगी, इजाफी एनर्जी होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, इलेक्ट्रॉन ने निकल के रुकना तो नहीं है, इसने आगे भी तो जाना है। ये जो आगे गया है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी दो काम करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर भी निकालती है, बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, जितनी मैक्सिमम बन सकती है। तो 10 की एनर्जी से फोटोन आया, इसमें से 6 की एनर्जी इस्तेमाल हो गई है इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल से बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे हम फिजिक्स में कहते हैं वर्क फंक्शन। उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है वर्क फंक्शन, और इसका सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो सिंबल होता है फाई। तो व्हाट इज़ वर्क फंक्शन? कोई आपसे पूछे तो आपने बताना वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यानी अगर मेरे फोटोन की एनर्जी सिर्फ 6 होती तो ये फोटोन आता, ये इलेक्ट्रॉन को 6 की एनर्जी मिलती, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर निकलता, बस, उसकी आगे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। तो फोटोन की एनर्जी ने दो काम करने हैं। फ़र्ज़ करें फोटोन की एनर्जी है HF इज इक्वल टू एच, प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक इज इक्वल टू एच। फोटोन की एनर्जी H है। इसने पहला काम क्या किया? इसने पहला काम किया, एक तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से धक्का दिया, बाहर निकाला, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से एस्केप होना, इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलना, इसे वर्क फंक्शन कहते हैं।
तो फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो एनर्जी बच गई 10 में से 6 तो यूज़ होगी बाइट निकालने में, बाकी जो 4 की एनर्जी बच गई है वो किस में जाएगी, तो आंसर है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो आगे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से फोटोन की एनर्जी दो काम करती है, जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन फेंकोगे ना तो उसकी एनर्जी से दो काम होंगे। पहला काम, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एस्केप करेगा, बाहर निकलेगा। नंबर 2, जो इजाफी एनर्जी बच जाएगी, इजाफी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू HF होता है। HF ने दो काम किए, एक वर्क फंक्शन किया, इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाला, पीछे जो एनर्जी बच गई है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब देखो यहाँ से हम ये इक्वेशन फिर बना सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक, ये फाई उधर गया तो HF माइनस फाई हो गया। तो आप इक्वेशन ऐसे लिख लो या इक्वेशन ऐसे लिख लो। इस इक्वेशन को हम फिजिक्स में क्या नाम देते हैं, दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आइंस्टाइन इक्वेशन है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, चलें अब इसमें एक और चीज़ देखें ज़रा बच्चों। फ़र्ज़ करो, लेट सपोज कि अगर हमारे पास फोटोन की एनर्जी, हमारी जो फोटोन है ना फोटोन, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने जो फोटोन इस्तेमाल किया है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड पता क्या होता है, थ्रेश होल्ड होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर निकलेगा, बस आगे नहीं जाएगा। बच्चों अगर देखें ना, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को 6 की एनर्जी से खींचा हुआ है, तो अगर मैं बाहर से मेरे फोटोन की एनर्जी 6 होती लेट सपोज, तो क्या होना था, आंसर है फोटोन ने आना था, उसकी एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ने लेनी थी और इलेक्ट्रॉन ने मेटल से बाहर निकलना था। क्या आगे जाना था काइनेटिक एनर्जी से, आंसर है नहीं। ये जो काइनेटिक एनर्जी बनती है ना, ये काइनेटिक एनर्जी सरप्लस एनर्जी से बनती है। सरप्लस का मतलब इजाफी एनर्जी। तो अगर आपके फोटोन के पास एनर्जी हो ही बस इतनी सी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकले, बस आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर याद रखना काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से बाहर निकलेगा, आगे नहीं जाएगा, वो है ही मिनिमम। हाँ, अगर उससे कम हो जाए ना तो फिर तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, बाहर निकलेगा ही नहीं। तो अगर हमारी फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सिर्फ मेटल से एस्केप होगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन अगर हम बनाएं तो ये किस तरह से बनेगी, तो आंसर है, इस इक्वेशन को फिर हम लिख सकते हैं, अगर फोटोन की एनर्जी HF नोड है थ्रेशोल्ड, तो HF नोड इज इक्वल टू ये फाई प्लस आगे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, अगर इस फोटोन की एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है तो इस पर सिर्फ वर्क फंक्शन होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो फार्मूला क्या बना, HF नोट इज इक्वल टू फाई बन गया। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन में ज़रा देखें, फाई की जगह हम लिख सकते हैं HF नोट। तो ये आपसे पूछे व्हाट इज़ फाई, सिर्फ फाई निकालो, तो फाई होता है इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मेटल से बाहर निकलना, और ये काम HF नोड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये काम करती है। तो HF नोड किसके इक्वल है, फाई के। सो इक्वेशन आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों ये HF माइनस HF नोट। ठीक हो गया, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें कहते हैं सर आप तो कहते हैं कि जब F नोड हो तो फिर काइनेटिक 0 है, तो बच्चों ये 0 है, इक्वेशन इनडायरेक्टली 0 है। जितना HF है, ये HF जितना है उतना ही HF नोड है, F इज इक्वल टू F नोड लिखा होगा। तो हमारे फोटोन की एनर्जी जब बिल्कुल बराबर हो जाएगी HF नोड के, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 निकलेगी। अब एक और चीज़ देखो, अगर फर्ज करें ये दोनों बराबर नहीं है, HF है 10, HF नोड कितना है 6, यानी मिनिमम 6 है, लेकिन मेरे फोटोन की एनर्जी 6 नहीं है 10 है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर है 10 माइनस 6, ये 4 एनर्जी बनेगी काइनेटिक।
तो इस इक्वेशन के ज़रिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ दो चीज़ें पता हो, एक हमें वर्क फंक्शन पता हो, वर्क फंक्शन HF नोट पता हो, या यूँ समझो बच्चों दोनों में देखो H तो सेम है ना। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ये HF माइनस F नोट। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, ये तो हमें पता होता है, इसको छोड़ दें, 6.63 10 रेज़ की पावर -34। ये आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता हो और आपको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो, दो फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन आपने फेंका उसकी फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशहोल्ड थी उसकी, दोनों देखो यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे, H से ज़रब देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वैसे तो कोई फार्मूले नहीं है, इसमें चंद एक फार्मूले आइंस्टाइन इक्वेशन से आते हैं, इसी की न्यूमेरिकल है, इसी से MCQs बनते हैं इसके। मैं इस फार्मूले को और तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखें, क्योंकि इसके एंटी टेस्ट में सवाल बड़े बनते हैं तो हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखेंगे। तो चले, मैंने पहले ही फोटो सेल वहाँ पर लिख दिया था, चले इधर मैं बना देता हूँ फार्मूले। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H। जी बच्चों, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है C/λ। ये मैंने F की जगह में लिख दिया C/λ, आगे माइनस F नोट की जगह में लिख सकता हूँ C/λ नोट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लाइट की एनर्जी बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, वैक्यूम में स्पीड नहीं बदल सकती, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट C सेम है। तो वेवलेंथ की फॉर्म में कैसे फार्मूला बनेगा? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दें C/λ। फ्रीक्वेंसी होती है ऊपर स्पीड, नीचे वेवलेंथ, तो C/λ आ गया। यहाँ से बच्चों HC दोनों से कांस्टेंट आ गया और कॉमन आ गया, पीछे का बच गया 1/λ माइनस 1/λ नोट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो समटाइम्स वो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देता, हमें वेवलेंथ दे देता, समटाइम्स हमें वो वेवलेंथ दे देता है। तो वेवलेंथ की फॉर्म में फार्मूला इस तरह से होगा, HC साथ आ जाएगा इंटू 1/λ माइनस 1/λ नोट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्स होती है। बच्चों ये जो वेवलेंथ है ना, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है, इसे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, यानी इसे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, इसे कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। हाँ जी, इसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। कट ऑफ, अक्सर न्यूमेरिकल में, अक्सर MCQs में ये टर्म इस्तेमाल होती है, कट ऑफ वेवलेंथ। वो वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल से कट होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता है, वो वेवलेंथ जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की होती है, दिस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, या इसे हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। तो अक्सर न्यूमेरिकल MCQs के अंदर ना वो थ्रेशहोल्ड की बजाय कट ऑफ का लफ्ज़ भी लिखेगा, तो आपने घबराना नहीं है, कट ऑफ उसी को ही कहते हैं। तो अब आप देखें फार्मूला कहाँ से शुरू हुआ था, बेसिक चीज़ नहीं ज़हन से निकालनी। फोटोन की एनर्जी दो काम करती है, एक फोटोन की एनर्जी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरा, जो एनर्जी बच जाएगी उससे इलेक्ट्रॉन किसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, तो कुछ हिस्सा फाई में यूज़ हुआ, जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में चले गई। ठीक है, इसी से आगे चलते हुए हमने ये सारे रिलेशंस बनाए हैं। तो बेसिक फार्मूला यही है, इसी से हमने फ्रीक्वेंसी वाला भी बनाया, इसी से वेवलेंथ वाला भी बनाया। ठीक है, तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का नाम क्या होता है? इसे कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। बच्चों 1921 के अंदर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1921 में, मेरा ख्याल है 1921 है कि 17 है, हाँ 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर इसे 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता क्या है? आंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो लाइट की किस नेचर को प्रूव करता है? तो आंसर है, ये लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले फिर यहाँ पर बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक मटीरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, ये एक मटीरियल पार्टिकल है। किसी मटीरियल पार्टिकल को धक्का मारने के लिए, उठा के बाहर फेंकने के लिए वेव ऐसा नहीं कर सकती।
अगर लाइट वेव होती, वेव, एक वेव किसी मटेरियल को उठा के आगे नहीं ले जा सकती, होता ही नहीं। अगर एक मटेरियल को धक्का लगा है और वो मटेरियल आगे गया है, तो इसका मतलब है कि पीछे से जिसने धक्का लगाया उसका मोमेंटम भी है, उसकी एनर्जी भी है, वो पार्टिकल है, उसका मैस भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो पहली कंफर्मेशन थी, वो पहला दुनिया में एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया कि लाइट की नेचर कॉर्पस्कुलर होती है, लाइट की नेचर मटेरियल होती है, लाइट की नेचर फोटोन वाली होती है, लाइट की नेचर पार्टिकल वाली होती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव द कॉर्पस्कुलर या ग्रैनुलर नेचर ऑफ लाइट। हाँ जी, इसने प्रूव किया है, प्रूव्स corpuscular nature, corpuscular or granular nature of light, granular nature of light। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की कॉर्पस्कल्स कहते हैं फोटोन लाइक नेचर, क्वांटा वाली नेचर, एनर्जी पैकेट वाली, दानेदार नेचर, ग्रैनुलर दानेदार, मटेरियल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की मटेरियल या कॉर्पस्कुलर नेचर को प्रूव करता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल चीज़ को धक्का मारने के लिए पीछे से मटेरियल चाहिए। तो लाइट मटेरियल है, लाइट एनर्जी पैकेट होते हैं और लाइट इसी तरह से जो है ना वो ट्रैवल करती है। अच्छा, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक, मैं ज़रा देख लूँ नज़र कहाँ रखा आ रहा है। हाँ जी, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक जी बच्चों, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक, तो बच्चों आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक लाइट जो होती है ना वो एनर्जी पैकेट फोटोन की शक्ल में ही अब्जॉर्ब होती है, इसे फोटोन कहते हैं, इस एनर्जी पैकेट को। या हम इसको एक और नाम देते हैं, इसे क्वांटा का भी नाम देते हैं। तो लाइट किसी भी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी या उस बॉडी से अगर लाइट अमिट होगी तो वो हमेशा फोटोन एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ही होती है। अब ये जो एनर्जी पैकेट होते हैं ना फोटोन की या लाइट की जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ये जो E इज इक्वल टू HF आप पढ़ते हो, ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चों होता है, याद रखना कि अगर एक पैकेट की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, फर्ज करो इस पैकेट की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या आपके पास एक लाइट की बीम आ रही है, फिर से देखो एक लाइट की बीम आ रही है, उस बीम में या एक पैकेट है एनर्जी का, या 2 पैकेट है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, क्या 1.5 हो सकता है, 1.25 हो सकते हैं, 2.25 हो सकते हैं। तो आंसर है ये जो एनर्जी का पैकेट है ना, ये ना तकसीम हो सकता है, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए तो हम इक्वेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू NHF, यानी एक फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, आपके पास एक फोटोन की जो एनर्जी है, या उसके डबल एनर्जी हो सकती है लाइट में, या उसके ट्रिपल, या उसके 4 गुना या 5 गुना, क्योंकि एनर्जी का एक फोटोन आधा नहीं हो सकता। तो उसकी जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है ना, यानी फंडामेंटल जो उसकी एनर्जी है, उसी के मल्टीपल्स में आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। आपके पास एनर्जी या एक पैकेट होगा या 2 है, 1 और 2 के दरमियान और कौन सी वैल्यूज है, 1.1 1.2 1.3, ये नहीं है। जो पहले पैकेट की एनर्जी है, अगली एनर्जी हमारे पास उसका डबल होगी। सेंटर में कोई डिजिट या इशारे नहीं आएंगे। इस बिहेवियर को कहते हैं क्वांटाइजेशन। और ठीक है ना, जैसे आप थोक की दुकान पर जाते हो, वो कहते हैं जनाब गोलियों का या एक पैकेट मिलेगा या 2 पैकेट मिलेंगे या 3 मिलेंगे, खोल के आपको 3 गोलियां एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, जैसे आप किसी बड़ी दुकान पर गए हो, जैसे जिसमें वो थोक के हिसाब से अंडे देता है, तो वो आपको कहेगा जी अंडों का ये आपको इतनी ट्रे, एक कार्टन बनाया होता है, उस कार्टन में अगर फ़र्ज़ करें 50 दर्जन, वो कहते हैं जनाब यहाँ 1 कार्टन मिलेगा या 2 कार्टन मिलेंगे या 3 कार्टन मिलेंगे, उसको खोल के नहीं हम दे सकते। ये जो बिहेवियर होता है ना, इस बिहेवियर को कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये क्वांटाइज्ड कहलाता है। तो क्वांटाइज्ड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये एक समझना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर चीज़ें क्वांटाइज्ड होती हैं, क्वांटाइज्ड।
ठीक हो गया। तो बच्चों फोटोन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। आपके पास यहाँ एक फोटोन है या दो फोटोन होंगे या तीन फोटोन होंगे या चार, उनके सेंटर में आधा, सवा, पौना, पाव ये नहीं होते, ठीक है। तो अगर मेरे एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो मेरे पास दो फोटोन होंगे तो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 1.1, 1.4, 1.6, 1.9 ये नहीं हो सकती, ठीक है जी। चले अब इसके बाद ज़रा एक छोटा सा टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, यूँ समझ लेंगे MCQs टाइप का टॉपिक है, शॉर्ट में आता है, सब्जेक्टिव नहीं है। फोटोसेल। फोटोसेल क्या है? फोटोसेल एक डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस पर चलती है, प्रिंसिपल पर चलती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस प्रिंसिपल पर चलता है? फोटोसेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर चलता है। मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ। जी बच्चों अब ज़रा देखें, फोटोसेल बेस करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर, ठीक है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, उसी प्रिंसिपल पर हम इन चीज़ों को देखेंगे फिर से। ये आपके पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक मेटल सरफेस है, सामने आपके पास एनोड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने कलेक्ट होना और सर्किट में करंट बनाना। आपने इस मेटल सरफेस के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फेंकनी है। तो बच्चों जब इस मेटल सरफेस के ऊपर हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, सूटेबल का मतलब है कि ऐसी लाइट हो जो इस मेटल सरफेस के साथ सूट करती हो, जो इस मेटल सरफेस के साथ मैच होती हो, क्योंकि हर लाइट हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, ये हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। हर लाइट हर मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को अमिट नहीं कर सकती है। इसलिए बच्चों जब आपने जो भी मेटल सरफेस इस्तेमाल करनी है ना, वो लाइट के साथ सूटेबल होनी चाहिए। मसलन अगर सोडियम या पोटेशियम की मेटल सरफेस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती है विजिबल लाइट पर। आप उसके ऊपर कोई विजिबल लाइट फेंकोगे, इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, ये सारे MCQs हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सिल्वर है जिसके ऊपर सीजियम की कोटिंग की हुई है। ये जो मेटल है ना, ये मेटल इंफ्रारेड पर भी इलेक्ट्रॉन्स को अमिट कर देती है। ये मेटल इंफ्रारेड लाइट भी फेंकोगे ना, इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है विजिबल लाइट से, उस पर भी इलेक्ट्रॉन को फेंक देगी। और बच्चों कुछ दूसरी मेटल्स होती हैं जो अल्ट्रावायलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ इन पर होता है, इंफ्रारेड पर, विजिबल लाइट पर, अल्ट्रावायलेट पर। ये लो एनर्जी फिनोमेना है। इससे आगे हमने पढ़ना है कॉम्पटन इफेक्ट, वो हाई एनर्जी फिनोमेना है, वो एक्सरे पर होता है, एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों विजिबल लाइट पर कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालती हैं, कुछ मेटल ऑक्सीडाइज्ड जो सिल्वर टाइप की अच्छी कंडक्टर होती हैं, उनको इंफ्रारेड रेडिएशंस भी दोगे, इलेक्ट्रॉन्स को अमिट कर देंगे। कुछ मेटल्स ऐसी होंगी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पर इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करेंगे, ठीक। अब आपने ये लाइट इस मेटल सरफेस पर फेंकी तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोसेल किस प्रिंसिपल पर बेस करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस करता है। फोटोसेल को हम लाइट सेंसर भी कहते हैं। लाइट सेंसर का मतलब पता क्या? सेंसर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दे। जैसे लाइट नॉन इलेक्ट्रिकल है, लाइट नॉन इलेक्ट्रिकल है, जब लाइट इस पर पड़ती है तो करंट बनता है, करंट एक इलेक्ट्रिकल। तो ऐसी कोई डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगी, उसे हम कहते हैं सेंसर। अब कुछ प्रेशर सेंसर होते हैं, कुछ हीट सेंसर होते हैं, कुछ टेम्परेचर सेंसर होते हैं। जैसे थर्मिस्टर था, थर्मिस्टर टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर की चेंजेस को करंट में कन्वर्ट करता था, तो वो हीट सेंसर हो गए। कुछ साउंड सेंसर होते हैं जो साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट में। और यहाँ पर आपके पास क्या है? तो आंसर है ये लाइट सेंसर है, इसने लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों फोटोसेल पर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स सामने एनोड पर कलेक्ट होंगे और सर्किट में करंट बनाएंगे। इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना करंट भी ज़्यादा होगा। जब इस पर लाइट पड़ेगी करंट होगा, जब लाइट नहीं होगी करंट नहीं होगा। लाइट कट ऑफ करोगे करंट ज़ीरो हो जाएगा।
तो इंटेंसिटी का ताल्लुक हमने पीछे पढ़ा भी है, वो नंबर से होता है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक हो गया। फोटो सेल यूज़ कहाँ पर होता है, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हैं। आपने भी किताब में जब ये टॉपिक आए शॉर्ट में तो 2-4 एप्लीकेशन लिख देनी होती हैं बच्चों। फोटो सेल को हम हर उस जगह पर यूज़ करते हैं जिस जगह पर फोटो डायोड यूज़ होता था 18 चैप्टर में। वो भी एक किस्म का लाइट सेंसर ही था, उस पर भी लाइट पड़ती थी, वो करंट बनाता था, रिवर्स बायस होता था वो। तो उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते थे, उसे हम ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज़ करते थे, उसे हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में इनके यूज़ किया जाता है। तो फोटो सेल भी इन्हीं चीज़ों पर यूज़ होता है। फोटो सेल देखिए ना, इसने करना क्या होता है, जैसे मैंने एक दरवाज़ा हमने लगाया होता है, ऑटोमेटिक डोर ओपन का दरवाज़ा, जैसे ही दरवाजे के सामने जाएंगे वो खुल जाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पस भी होता है। हमने किसी दीवार के पीछे फोटो सेल लगाया जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर पीछे से आएगा ना तो अलार्म बजना शुरू हो जाए, तो हमने फ़ोटो सेल लगा दिए। कौन सा, ये जो नज़र नहीं आ रहा, इंफ्रारेड लाइट होगी, उसकी मेटल सरफेस कौन सी होगी, सिल्वर वाली। अब देखिए इंफ्रारेड लाइट है, नज़र नहीं आ रही, ये हमने दीवार अपनी कोठी के अपने मकान के पिछले हिस्से पर, जहाँ से हमें डर है कि यहाँ से कोई चोर वगैरह आ सकता है, हमने वहाँ पर ये सिस्टम लगा दिया। अब होता क्या, हमने पिछली साइड पर ये फ़ोटो सेल रखा है, ये सामने एक इंफ्रारेड लाइट का सोर्स रखा है, ये लाइट इस पर पड़ रही है। जब तक लाइट इस पर पड़ती जाएगी करंट बनता जाएगा, इसमें करंट फ्लो होता जाएगा। हमने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है, ये ऐसा सिस्टम यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। उस सिस्टम ने क्या करना है, ये यहाँ पर ऐसे, ये हमारा एक सिस्टम है। इस सिस्टम ने क्या करना है, ये सिस्टम में से जब करंट फ्लो होता जाएगा ना, ये सिस्टम यूँ समझने के ऑफ रहेगा। इसकी इंस्ट्रक्शन हमने ऐसे की हुई है कि जब तक इसमें करंट फ्लो होता जाए ये सिस्टम ऑफ रहेगा। अब देखिए पीछे से कोई चोर आया, जैसे ही चोर उस जगह को क्रॉस करके गया, जैसे ही उसने क्रॉस किया लाइट रुक गई। जब लाइट रुकी, फोटो सेल तक लाइट नहीं पहुंची, तो फोटो सेल में करंट क्या हो गया, ज़ीरो। करंट का ज़ीरो होना ये सिग्नल है। हमने अपना एक सर्किट लगाया था, उस सर्किट को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जैसे ही करंट ज़ीरो होना तुमने ऑन हो जाना है, वो ऑन होगा और वो ऑन होकर आगे किसको चलाएगा, तो आंसर है इसके आगे फिर अलार्म लगा होता है और अलार्म चलना शुरू हो जाएगा, बोलने लगेगा। तो जैसे ही कोई बंदा पीछे से उस जगह को कट करके जाएगा उसी वक्त अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ऐसे सर्किट इंस्ट्रक्शन दी होती है। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ सिग्नल दे, तो फोटो सेल हमें सिग्नल देता है। कोई भी लाइट को कट ऑफ करेगा ना, इसमें करंट ज़ीरो होगा। पहले करंट था, एक लम्हे के लिए करंट ज़ीरो होगा। करंट का ज़ीरो होना ये सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके आगे इसके साथ सर्किट लगाए होते हैं, वो फंक्शनल हो जाते हैं, वो ऑन हो जाते हैं, उनके साथ अलार्म लगे होते हैं, वो चलने लग जाते हैं। इसी तरह से फोटो सेल को यूज़ किया जाता है साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़। मूवीज़ के जो साउंड ट्रैक होते हैं उनको रीड करने के लिए फ़ोटो सेल यूज़ करते हैं। मूवीज़ के साउंड ट्रैक इस शक्ल के होते हैं, ये ऐसे वेरिएशन होती है ना साउंड में, कभी आवाज़ ऊंची होती है, कभी हल्की होती है, कभी ऊंची होती है। ये एक ट्रैक है साउंड का, हम इसे फ़ोटो सेल के सामने रखेंगे। कहीं से लाइट देखो ज़्यादा जाएगी जहाँ एरिया ज़्यादा है, कहीं से लाइट कम जाएगी फिर ज़्यादा जाएगी, कहीं से कम जाएगी। तो जिस जिस तरह से जैसे मेरी आवाज़ की वेरिएशन है, कभी आवाज़ ऊंची होती है, हल्की होती है, उस हिसाब से एक ट्रैक बना होता है ना साउंड का, हम उसे फ़ोटो सेल के सामने रखते हैं। फ़ोटो सेल उस ट्रैक को रीड करता है। कैसे रीड करता है, फ़ोटो सेल के सामने जब ट्रैक रखेंगे, इस पे से जब लाइट गुजरेगी ना, कहीं से लाइट ज़्यादा गुजरेगी, कहीं से कम गुजरेगी। ज़्यादा तो लाइट जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ करंट ज़्यादा करंट आप उसको दोगे माइक्रोफोन को तो वो ऊंची आवाज़ बना देगा, और जहाँ से लाइट कम गुजरेगी फ़ोटो सेल कम करंट बनाएगा। वो कम करंट जब माइक्रोफोन को जाएगा वो आवाज़ भी हल्की रखेगा। इस तरह से आवाज़ को डीकोड किया जाता है, या मूवीज़ के जो साउंड ट्रैक है उनको रीड किया जाता है। यहाँ पर भी फ़ोटो सेल इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कल इंशाल्लाह कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन के साथ मिलते हैं। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।